हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे आपका मूल विधि का दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें दोस्तों आपका जितनी धारा हैं, धारा 1 से लेकर 53 तक, ठीक है, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके यूपीएसआई के लिए और साथ में आपका जितने भी पुलिस के एग्जाम होते हैं, ठीक है, एमपी पुलिस हो या आपका बिहार पुलिस हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि जहाँ पे आपकी मूल विधि से क्वेश्चन पूछ जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर जरूर देखें। और दोस्तों अगर आपने हमारा इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। दोस्तों इसका पहला पार्ट था, उसमें हमने बताया था आपको, एक तो अपराध बताया था, अपराध क्या है और इसके आपके तत्व क्या हैं, उसके तत्व। और दोस्तों साथ ही आपको बताया था जितने भी आपके अध्याय हैं, ठीक है, 23 अध्याय हैं, वो सभी आपको बताए थे अच्छे से, ठीक है। पहले आप उस वीडियो देखें, फिर इस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों पहले बताना चाहूँगा आपको कि अगर दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ख़ास करके आप यूपीएसआई की, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर दोस्तों लगातार आपको मैथ, रीजनिंग, मूल विधि और साथ ही आपको संविधान एवं राज्य व्यवस्था की वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं, संविधान और राज्य व्यवस्था। और दोस्तों बात करें आपका सामान्य हिंदी की, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, उससे पढ़ लेना और साथ में पढ़ लेना आप लूसेंट सामान्य हिंदी बुक, ठीक है, आपका काम हो जाएगा उससे, सामान्य हिंदी। तो चलिए आप धारा देखते हैं आपकी। तो दोस्तों पहली धारा आपकी धारा 1 में कहा गया है कि संहिता का नाम और उसके परिवर्तन का विस्तार, ठीक है। संहिता का नाम मतलब यानी कि जो इसका अधिनियम का नाम जो होगा वो होगा आपका भारतीय दंड संहिता, इसका मतलब ये हुआ आपका, ठीक है। और साथ ही उसकी परिवर्तन का विस्तार मतलब हुआ कि यानी कि जो आपका भारतीय दंड संहिता है ये आपका पूरे भारत में लागू होगी, पूरे भारत में लागू। दोस्तों आपने अगर आपके पास कोई पुरानी बुक है तो उसमें पढ़ा होगा आपने कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो दोस्तों जो आपका 31 अक्टूबर 2019 जब आपका जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश बना था, ठीक है, उससे पहले ये आपकी धारा जो थी वो जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होती थी, ठीक है। जब आपके आर्टिकल 370 हटाया गया वहाँ से, तो उसके बाद दोस्तों आपका लागू होता है जम्मू कश्मीर में भी, ठीक है। इससे पहले दोस्तों जम्मू कश्मीर एक आपके राजा हुए थे रणवीर सिंह, उनके नाम पे एक रखी गई थी रणवीर आचार दंड संहिता, ठीक है। ये आपकी लागू होती थी जम्मू कश्मीर में पहले, लेकिन अब क्या लागू होता है आपका भारतीय दंड संहिता, ठीक है, ये आपकी लागू होती है जम्मू कश्मीर में। ये पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला आपका कि धारा 2 क्या है। तो दोस्तों इसमें है आपका भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, यानी दोस्तों जितने भी अपराध आपके भारत के भीतर किए जाएंगे उन सभी के लिए इसमें आपका दंड का प्रावधान है, चाहे दोस्तों वो आपका नागरिक भारत का हो या विदेशी हो, ठीक है, उसमें आपका धारा 2 में आ जाएगा ये। और दोस्तों इसके लेकिन इसके कुछ आपके अपवाद हैं। जो दोस्तों आपकी भारत दंड संहिता है ये आपकी एक तो राष्ट्रपति पे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और साथ ही आपका प्रधानमंत्री, इन तीनों पे आपकी लागू नहीं होगी, ठीक है। मतलब तीनों जो हैं आपके इसके दंडनीय नहीं होंगे भारतीय दंड संहिता के तहत, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया पॉइंट। और दूसरा दोस्तों आपका है विदेशी नागरिक, विदेशी सम्राट जो होंगे वो भी इसमें आपके शामिल नहीं होंगे, ठीक है, यानी दंडनीय नहीं होंगे इसमें आपके। और तीसरा दोस्तों है आपका जितने भी आपके राजदूत होते हैं एवं राजनयिक, ठीक है, यानी इसको जो आपका विदेशी मतलब और देश बाहर के देशों के जो भी आपके राजदूत रहते हैं भारत में, उन पे भी आपके लागू नहीं होगा, राजनीतिक कार्यकर्ता हो गए। 3 दोस्तों आपके ये हो गए, ये सब आपके अपवाद हैं कि किस किस पे आपकी ये आपकी लागू नहीं होगी भारतीय दंड संहिता, ठीक है, यानी किस कौन कौन इसमें आपका अपराध के लिए दंड नहीं दिया जाएगा इनको। 3 तो आपके दोस्तों ये हो गए। और चौथा दोस्तों आपका विदेशी शत्रु, ठीक है, उस पर भी आपके लागू नहीं होंगे। और दोस्तों इस पर आप जो आपके युद्ध के कानून है वो आपके लागू होंगे, युद्ध के कानून लागू होंगे आपके विदेशी शत्रुओं पर। और 5वां दोस्तों आपका विदेशी सेना पे भी आपका भारतीय दंड संहिता जो आपकी लागू नहीं होगी, ठीक है। इस पर भी अगर जो आपके युद्ध कानून के अंतर्गत आते हैं तो वो आपके लागू होंगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई विदेशी सैनिक आपका भारत में पकड़ लिया जाता है तो उस पर दोस्तों आपका भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होगी, जो युद्ध के कानून है वो आप उस पर आपके लागू होंगे, ठीक है। ये आपका 5वां हो गया। और छठा हो गया आपका तो दोस्तों आपके युद्ध से संबंधित जितने भी आपके अपराध हैं वो सब आपके इसमें शामिल नहीं होंगे, युद्ध से संबंधित अपराध,
ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, कभी एग्जाम में पूछा सकता है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको सारी मतलब जितनी धाराएँ 511 धाराएँ टोटल आपकी पता होगा, वो दोस्तों सारी मैं आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि दोस्तों इतना आपको याद रख भी नहीं पाओगे और सारी धाराएँ आपके एग्जाम में पूछ भी नहीं जाती हैं। जो दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए और जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं केवल मैं आपको उतना ही कराऊंगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको पढ़नी है सारी 511 धाराएँ तो दोस्तों इसके लिए जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा IPC तो इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, वहाँ से जो पढ़ना चाहो आप इंटरेस्ट के तो पढ़ सकते हो। अगला देखते हैं कि भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, यानी भारत के बाहर जो करेगा लेकिन भारत की विधि के अनुसार करेगा, ठीक है, तो वो आपका दंड का जो भागीदार है वो धारा 3 के तहत होगा। यानी दोस्तों मान लीजिए कोई आपका भारत का व्यक्ति है किसी और देश में, मान लो नेपाल में जाकर किसी का मर्डर कर देता है, ठीक है, तो दोस्तों उसको आपको भारत लाया जाएगा और उस पर IPC के तहत दंडनीय होगा वो। ठीक है, यानी जो उस पर आपका धारा चलेंगी वो आपका भारतीय दंड संहिता की धारा चलेंगी उस पर। ठीक है, अगर मान लो कोई व्यक्ति भारत के बाहर भारतीय व्यक्ति किसी और देश में किसी का हत्या कर देता है तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों आपका कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, यानी कि राज्य से बाहर, ठीक है, अपराधों पर आपका संहिता का विस्तार है इसमें दोस्तों क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यानी भारत के बाहर किसी नागरिक द्वारा किया जाता है आपका अपराध, भारत के बाहर किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा तो दोस्तों वो भी आपका दंडनीय होगा भारतीय दंड संहिता के तहत। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपको ये हो गया। दूसरा दोस्तों अगर भारत में पंजीकृत कोई पोत वगैरह है, पोत हो गया, ठीक है, या विमान हो गया, या कैसे पानी जहाज हो गया आपका, ठीक है, हवाई जहाज हो गया, इस टाइप से जो भी, चाहे वो कहीं भी हो दोस्तों, ठीक है, भारत में हो या भारत के बाहर हो, ठीक है, तो जो व्यक्ति उस पर आपका इसी तहत आपका अपराध जो है आपका पर वहीं लागू होगा। ठीक है, यानी कि भारत में कोई पंजीकृत पोत या विमान है आपका, चाहे वह कहीं भी हो, भारत में हो या भारत के बाहर हो, ठीक है, यानी कोई अपराध करता कोई व्यक्ति तो उस पर आपका वही धारा आपकी लागू होंगी। और दोस्तों तीसरा पॉइंट है आपका कितने कंप्यूटर संस्थान वगैरह हो गई भारत में, संस्थान हो गई, कंपनी हो, कंप्यूटर कंपनी हो गई, ठीक है, अगर उन पर कोई आपका हैक कर लेता है, कुछ कर लेता है कोई व्यक्ति, ठीक है, चाहे वो भारत का हो या भारत के बाहर हो, तो दोस्तों उस पर आपका आपराधिक श्रेणी में आएगा वो आपका, उस पर भी आपकी इसी कानून के तहत आपका धारा लगाई जाएंगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 3 पॉइंट यहाँ पे हो गए आपके। आगे चलते हैं कि दोस्तों आगे आपका धारा 8, ठीक है, इसमें आपका लिंग का परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों लिंग का मतलब क्या है इसमें आपका, तो इसका मतलब यह है जहाँ भी आपका पुल्लिंग वाचक शब्द यूज होगा, पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ पे दोस्तों आपको यूज होगा तो वह हर व्यक्ति पर लागू होगा, चाहे वो दोस्तों आपका पुरुष हो या आपका नारी हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी धारा 8 में जो आपका लिंग शब्द है, यानी आपका पुल्लिंग वाचक शब्द जो होगा, ठीक है, वो आपका दोनों पे लागू होगा, पुरुष पे भी और आपका नारी पे भी। जैसे दोस्तों आपका शब्द क्या होते हैं, अभियुक्त हो गया आपका, ठीक है, और चाहे आपका अपराधी हो गया, तो ये नहीं कहोगे कि आप पुरुष अपराधी महिला अपराधी, तो अपराधी में आपके दोनों आ जाएंगे, महिला भी आ जाएगी उसमें, आपका पुरुष भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। अगला आपका धारा 9 वचन, ठीक है, इसमें दोस्तों वचन का वर्णन किया गया आपका। दोस्तों यहाँ पे क्या है, जैसे आपका स्पष्टीकरण कर दिया गया हो कहीं पे, ठीक है, कि आपका एक वचन है, तो दोस्तों वो आपका एक वचन ही होगा। और कहीं पे आपका स्पष्टीकरण कर दिया कि आपका बहुवचन है, तो दोस्तों वो आपका बहुवचन ही होगा। ठीक है, अगर दोस्तों स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, तो दोस्तों उस केस में क्या होगा आपका कि आप एक वचन को बहुवचन, ठीक है, और आप बहुवचन को एक वचन मानोगे। ठीक है, जब आपका स्पष्टीकरण नहीं किया हो, अगर दे रखा हो कि आपका एक वचन तो आपका एक वचन माना जाएगा, दे रखा हो आपका स्पष्टीकरण कर रखा हो कि बहुवचन है तो वो आपका बहुवचन माना जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको स्पष्टीकरण नहीं दे रखा है तो एक वचन को आप बहुवचन मान सकते हो और बहुवचन को आप एक वचन भी मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पे चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों आपका धारा 10,
तो दोस्तों इसमें क्या आपका पुरुष और स्त्री, ठीक है, इसमें दोस्तों आपका पुरुष और स्त्री का परिभाषित किया गया है धारा 10 के अंतर्गत। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो दोस्तों जो आपका पुरुष है, इसमें क्या है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, किसी भी आयु का पुरुष हो सकता है आपका, किसी भी आयु का पुरुष, ठीक है, चाहे दोस्तों आपका 1 साल का हो, 1 महीने का हो, 1 दिन का हो, चाहे आपका 100 साल का हो, तो सारे पुरुष आपके इसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे। ऐसे दोस्तों आपका स्त्री पे है कि किसी भी आयु की महिला आपकी इसके अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है, चाहे वो आज ही पैदा हुई हो, चाहे आपका उसकी एज 90 साल हो, ठीक है, सारी स्त्री आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगी। और तो पता होगा दोस्तों, वैसे हम क्या करते हैं, जो जैसे आपका किसी की 25-30 साल से ऊपर एज हो जाती है पुरुष की, तब उसको हम पुरुष बोलते हैं, ठीक है, उससे पहले बच्चा, भाई जो भी बोलते हैं सब चलते हैं, युवा। लेकिन यहाँ पे आपका आईपीसी में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप किसी भी आयु का पुरुष जो होगा वो आपका इसके अंतर्गत आएगा। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों अब धारा 11 है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पुरुष स्त्री में आप सोचोगे दोस्तों अगर आपके कन्नड़ जो आएंगे वो किस में आ जाएंगे, ठीक है, तो दोस्तों वो दोनों में से आपके किसी के अंतर्गत भी आ सकते हैं, या तो पुरुष के अंतर्गत या आपका स्त्री के अंतर्गत। आगे देखते हैं कि धारा 11 इसमें क्या है आपका व्यक्ति, यानी दोस्तों आपका इसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है, नर या नारी, ठीक है, धारा 11 के अंतर्गत। और साथ दोस्तों आपको कोई भी कंपनी हो, ठीक है, संस्था हो या आपका निगम हो, ठीक है, चाहे वो नियमित हो या नहीं हो, वो सब आपके व्यक्ति के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे दोस्तों कोई अपराध जैसा कंपनी कुछ कर देती तो उस पर आपको जुर्माना लग जाता है, तो वो आपका इसी के अंतर्गत आएगा, वो धारा 11 में व्यक्ति। इसमें आपका नर नारी दोनों आ जाएंगे, और साथ में आपको कंपनी, संस्था या आपको निगम जो भी हैं, ठीक है, वो आपका व्यक्ति शब्द के अंतर्गत ही परिभाषित किया गया है उनको, धारा 11 के अंतर्गत। आगे आपका धारा 17। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार शब्द यूज किया गया है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सरकार का मतलब क्या है आपका, इसमें दोस्तों आपको केंद्र सरकार भी आ जाएगी, और साथ में जितनी आपकी राज्य सरकार हैं वो सब इसमें इसके अंतर्गत आपकी आ जाएंगी, ठीक है, धारा 17 में सरकार के अंतर्गत। ये दोस्तों आपका ऑप्शन बन सकता है क्वेश्चन के आपका, कि धारा 17 में जो सरकार को परिभाषित किया गया उसके अंतर्गत आपका किस किस को रखा गया है, ठीक है, दे देगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर दे देगा जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, ऐसे आपके ऑप्शन दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना, सभी तो आपकी राज्य सरकार उसके अंतर्गत आपकी आएंगी और आपकी केंद्र सरकार भी आएगी। अगला दोस्तों आपका धारा 18, इसमें क्या है आपका भारत। तो दोस्तों यहाँ पे भारत की बात हो रही, तो दोस्तों यानी आपका संपूर्ण भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है इसके अंतर्गत, ठीक है, यानी इसके अंतर्गत जो आपका आएगा संपूर्ण भारत का राज्य क्षेत्र इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा धारा 18 में, भारत के अंतर्गत, ठीक है। अगला आपका धारा 22 जंगम संपत्ति। तो दोस्तों जंगम संपत्ति क्या होती है हमें, यानी कि आपकी, इसको दोस्तों आप चल संपत्ति बोल सकते हो, चल संपत्ति, ठीक है, यानी जो संपत्ति आपकी हिल डुल सके, ठीक है, उसको हम जंगम संपत्ति बोलते हैं, हिल डुल सके। जैसे दोस्तों आपका कार हो गई, ठीक है, ट्रैक्टर हो गया, ये सब आपका बाइक हो गया, ये सब दोस्तों आपका जंगम संपत्ति यानी कि चल संपत्ति के अंतर्गत आपका आ जाएंगी सब, ठीक है। और इसके अंदर कौन सी संपत्ति आपकी नहीं आएगी, जैसे दोस्तों आपके भूमि और भूमध्य से संबंध जो भी संपत्ति है वो आपके इसके अंतर्गत नहीं आएगी, भूमि और भूमध्य के संबंधित, ठीक है, वो आपकी जंगम संपत्ति में नहीं आएगी। आगे देखते हैं दोस्तों आपका धारा 24, इसमें क्या आपका बेईमानी से संबंधित है आपकी, ठीक है, यानी दोस्तों क्या होता है, अगर आपको कोई व्यक्ति है किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचा रहा है और साथ में दूसरे व्यक्ति को वो आपका हानि पहुंचा रहा है, मतलब हानि पहुंचाने के आशय से कोई काम करता है, तो दोस्तों वो कार्य जो है आपका बेईमानी से किया जाना समझा जाएगा, यानी वो काम जो कर रहा है आपका बेईमानी से कर रहा है, जैसे कि एक को लाभ हो रहा हो दूसरे को आपका हानि हो रही हो, ठीक है, इसमें आपका धारा 24 में आ गया बेईमानी से संबंधित। अगला दोस्तों आपका ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो आपका धारा 34 में आता है। यहाँ में दोस्तों आपका एक शब्द आ रहा है सामान्य आशय, इसका मतलब दोस्तों क्या है आपका, आप इसको ऐसे समझिए जैसे यानी कि सबका जो आपका आशय है वो आपका समान हो, ठीक है, तो आपका सामान्य आशय हो। जैसे कि मानो दोस्तों आपका कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, यहाँ पे आपका 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, अधिक व्यक्ति, ठीक है, सामान्य आशय करने के लिए, ये चीज़ ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
अगर 2 से कम होंगे तो वो आपका सामान्य आय से नहीं होगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों आप मतलब कोई 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, कि किसी व्यक्ति को मारने के लिए जाते हैं, ठीक है, एक उसका पैर पकड़ता है और एक उसका हाथ पकड़ता है और एक जो आपका चाकू से उस पर या तलवार से उसके गर्दन काट देता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, जो तीनों व्यक्ति हैं वो तीनों आपके दोषी होंगे, तो तीनों को जो मकसद था वो आपका समान था, इसलिए वो तीनों ही आपके इसके अपराधी होंगे, ठीक है। और या ऐसा समझ सकते हो आपके मान लेते हैं आपके 4 दोस्त हैं, ठीक है, कहीं आपके डकैती करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या 3 तो आपका डकैती कर रहे हैं, ठीक है, 3 व्यक्ति तो आपके, और दोस्तों चौथा व्यक्ति जो आपका वो निगरानी कर रहा है, बाहर देख रहा है गेट पर कि कहीं कोई आ ना जाए, ठीक है, तो वो आपको निगरानी कर रहा है। तो दोस्तों इस केस में आपके चारों व्यक्ति इसमें आपके अपराधी होंगे, ठीक है। ये ना बोले ये चौथा वाला कि मैं तो देख रहा था केवल, मैंने चोरी डकैती नहीं की, ऐसा इसमें नहीं होगा, ठीक है, इतना आपका हो गया। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, जो आपका सामान्य आय से जो होता है वो आपका पूर्व नियोजित योजना के साथ होता है, योजना के साथ, और साथ में दोस्तों आपका पूर्व सहमति से, ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है। और दोस्तों इसमें आपके कुछ आपके बाद हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि धारा 34 यानी सामान्य आय से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण बात है वो कौन कौन से हैं। एक दोस्तों आपका आता है इसमें महबूब शाह बनाम एम्परर, ठीक है, एक तो आपका ये हो गया। एक दोस्तों आपका आता है वारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, ठीक है। और दोस्तों तीसरा आपका आता है श्री कांतिया बनाम बम्बई राज्य, ठीक है। दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा आपका जो वाद या केस है वो सामान्य आय से संबंधित है। आपके 4 ऑप्शन होंगे, हो सकता है इनमें से कोई आपको एक दे रखा हो तो वो आपको टिक कर देना है, ठीक है। और दोस्तों इनके लिए इनके बारे में विस्तार से जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो जितने बात हैं आपके संबंधित जितने हैं, चोरी से, डकैती से, हत्या से, ठीक है, या बलात्कार संबंधित जो बात हैं आपके वो सारे आपको 1-2 वीडियो में कवर करा दिए जाएंगे, यानी आपको 18 से 20 बात जो आपको कवर करा जाएंगे, ठीक है, वही आपके इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं आपका अगर दोस्तों आपका धारा 53, तो दोस्तों इसमें धारा 53 में आपका दंड से संबंधित है आपका, इसमें आपका 5 प्रकार के दंड का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से दोस्तों, एक तो दोस्तों आपका है मृत्युदंड, ठीक है। दूसरा दोस्तों आपका आता है आजीवन कारावास, ये दोस्तों ध्यान रखना यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए कई बार, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। और तीसरा दोस्तों आपका आता है साधारण कारावास आता है एक, और दोस्तों कारावास 2 टाइप का होता है आपका, एक तो आपको होता है साधारण, एक होता है दोस्तों आपका सश्रम, ठीक है। यानी सश्रम में क्या होगा आपका, साधारण तो आपका है आपकी नॉर्मल सजा की होगी, ठीक है। सश्रम क्या है, यानी आपसे कुछ काम करा जाएगा, जैसे आपको खेती कराई जाए आपसे, ठीक है, फावड़ा चलवाया जाए, पहले क्या होता था जैसे पत्थर तोड़े जाते थे, इस तरह से आपको कोई काम कराया जाएगा। तो तीसरा आपका ये हो गया। चौथा दोस्तों आपको जुर्माना, जिसमें दोस्तों आपको जुर्माना दे दिया जाए कुछ कि 50,000 रुपये जुर्माना दे दो और छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, वो भी आपका दंड हो गया। और 5 दोस्तों आपका आता है संपत्ति का संपरण, ठीक है, यानी कि आपकी संपत्ति इसमें जब्त कर ली जाएगी। जैसे दोस्तों इसमें आपका विजय माल्या पर केस चला हुआ है, ठीक है, उस टाइप से आप समझ सकते हो उसको। और दोस्तों इसमें आपका आजीवन कारावास है और ये दोस्तों आपके मृत्युदंड है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है आपको कि जो अगर किसी आरोपी को मृत्युदंड की सज़ा मिली है, किसी दोषी को, आरोपी को, ठीक है, या अपराधी को, ठीक है, तो उसको सज़ा को कम करने का अधिकार जो केवल वो आपका राष्ट्रपति के पास है। वो राष्ट्रपति के पास अपील कर सकता है सज़ा कम कराने की, ठीक है, और अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो सज़ा उसकी कम कर सकता है, यानी अगर उसको मिला है मृत्युदंड तो उसको आपका आजीवन कारावास में परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। तो यह दोस्तों ये आपको होगी धारा 53। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। इससे अगली वीडियो में दोस्तों आपका इससे आगे जो है धारा 53 के आगे वो आपको कराया जाएगा, यानी जो भी आपकी इंपॉर्टेंट धारा होंगी जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।